नमस्कार मित्रों, गत एपिसोड में हमारा प्रश्न था कि क्या ज़मीन पर बने हुए मकान और ऊंचे टावरों में बने हुए ऊंचे बिल्डिंगों में बने हुए फ्लैट्स, इन दोनों के लिए एक ही तरह के वास्तुसूत्र लगाने चाहिए या उसमें कुछ बदलाव होता है। तो इसी बात की चर्चा हम आज करेंगे। वैसे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वास्तु के नियम हर तरह के वास्तु के, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े वास्तु के लिए समान रूप से लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बिल्डिंगें बनती नहीं थी, ऊंची बिल्डिंगें पहले भी बनती थी, लेकिन उसमें एक फ़र्क होता था कि वो पहले की जो बिल्डिंगें होती थी वो एक स्वामित्व के अधीन होती थी, मतलब उसका मालिकत्व एक आदमी के पास होता था। लेकिन आजकल जो ऊंची बिल्डिंगें बनती है और उसमें जो फ्लैट बनते हैं, उसका हर फ्लैट का ओनरशिप अलग अलग है, हर फ्लैट का मालिक अलग अलग है, हर फ्लैट का स्वामी अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें सोचने की बात है कि क्या वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर किसी भी वास्तु को आपको देखना है तो पहले उसके स्वामी को जानो और उसके सीमा में जो ज़मीन है उसको जानो और फिर सूत्र लागू करो। तो ये जो फ्लैट वाले हैं तो उनको तो बिल्डिंग के मेन ज़मीन से तो कोई वास्ता ही नहीं है। हाँ, उनकी अपनी ज़मीन है, उनकी फ्लोरिंग है ना, उनकी ज़मीन है, 10 दिशाओं में वो भी आती है तो वो है, लेकिन वो हवा में है, मेन ज़मीन नहीं है। वास्तुशास्त्र का आरंभ होता है ज़मीन के अंदर से। पहले हमें ये देखना है कि ज़मीन के अंदर क्या है, कोई अशुभ चीज़ें, गलत सलत चीज़ें तो नहीं है, या अशुभ ऊर्जा पैदा होने वाली कोई वहाँ शक्ति तो नहीं है, ये देखना है। तो वास्तुशास्त्र का आरंभ अगर ज़मीन से होता है, ज़मीन के अंदर से होता है, ज़मीन का ढलाव कैसा है, ज़मीन का आकार कैसा है, ज़मीन की मिट्टी कैसी है। लेकिन इन सब ज़मीनों का वास्ता फ्लैट वालों से तो कुछ है ही नहीं। वास्तुशास्त्र का लगभग आधा हिस्सा ज़मीन या ज़मीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर है, लेकिन फ्लैट में तो ज़मीन का पता ही नहीं होता, वो तो हवा में होती है। ज़मीन से ऊंचा एक फ्लैट होता है और उसके एक फ्लोरिंग होती है। अब मिट्टी की परीक्षा, अब वो तो बना बनाया हुआ फ्लैट है तो वहाँ मिट्टी की क्या परीक्षा करोगे। साइंटिफिकली जब आपको बिल्डिंग बनाते हैं तब ये मिट्टी की परीक्षा करनी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें फ्लैट में देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्लॉट का जो ओनरशिप है वो अलग है और फ्लैट का जो ओनरशिप है वो अलग है, मतलब पूरे ज़मीन का मालिकत्व कोई और है और फ्लैट का मालिक कोई और है। तो ये स्वामित्व का जो वास्तुशास्त्र का मुद्दा है यहाँ तो गौण हो जाता है। यहाँ तो फ्लैट वाला अपनी सीमाओं के अंदर, मतलब फ्लैट के अंदर है, उसी के बारे में सोच सकता है और उसी के बारे में कुछ कर सकता है। जब हम फ्लैट की वास्तु देखते हैं तो ज़मीन का जो विभाग है वो हमें सोचना ही नहीं है। फिर क्या रह गया? फिर रह गया चारों दिशाओं से आने वाली ऊर्जाएं, उनका विचार और पंचमहाभूत तत्व। इस तरह से फ्लैट का वास्तुशास्त्र बहुत सीमित हो जाता है, सीमित रह जाता है। अब जैसे कि ज़मीन पर आप मकान बनाते हो तो उसका ब्रह्म भाग आपको देखना है, लेकिन फ्लैट में ब्रह्म भाग देखने की कतई ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि ब्रह्म भाग का तत्व क्या है? ब्रह्म भाग का तत्व ये एक है कि ग्रेविटी पॉइंट वो उसके साथ में जुड़ा है, दूसरा है आकाश तत्व। अब बिल्डिंग का ग्रेविटी पॉइंट तो देखा जा सकता है, फ्लैट का अलग से देखने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फिर रह गया आकाश तत्व। तो आकाश तत्व तो आप कोई फर्नीचर में बदलाव करके भी बना सकते हो, क्योंकि आकाश तत्व का मतलब है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब है गैप्स, मतलब जहाँ भी खुली जगह है वहाँ आकाश तत्व मौजूद है। अगर आप में फर्नीचर बराबर रखोगे, बीच में थोड़ी गैप रखोगे, पैसेज रखोगे, तो अपने आप आकाश तत्व डेवलप हो जाएगा। वास्तुशास्त्र में 10 दिशा मानी गई है और 10 दिशाओं में एक दिशा बहुत ही सेंसिटिव कहलाती है, वो है नैऋत्य, यानी कि साउथ वेस्ट। इस साउथ वेस्ट दिशा में
गड्ढा नहीं चलता, पानी नहीं चलता और ठोसनेसता चाहिए। बिल्कुल वजन कम भार वाली चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए। और इसी कारणों से अगर किसी ज़मीन पर बने हुए मकान में नैऋत्य दिशा में अगर टॉयलेट आता है तो वो महादोष कहलाता है, क्योंकि वहाँ गड्ढा हो जाता है, वहाँ पानी ज़मीन के अंदर जाता है, इस कारण। लेकिन ऐसा ही एक कोई फ्लैट समझो 10वें 11वें 12वें माले पर है और उसके नैऋत्य कोण में टॉयलेट बना हुआ है और वो भी कमोड वाला, तो क्या वो महादोष रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी बात तो गड्ढा तो है ही नहीं है। अच्छा, दूसरा, पानी का बहाव उस ज़मीन में नहीं हो रहा है, पानी का बहाव जो है पाइपलाइन से नीचे जा रहा है और नीचे जाने वाला सीवेज लाइन का पानी अगर पूर्व की तरफ चला जाता है, मतलब आगे की तरफ चला जाता है, तो वो दोष बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है। उस दोष में कोई अर्थ ही नहीं रहता। वास्तु में ज़्यादा करके चौरस या आयताकार अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो तो उसको सही माना है। अगर कोने कट होते हैं या कोने टूटते हैं तो उसको अशुभ माना जाता है। लेकिन हम बिल्डिंगों में देखते हैं कि डिज़ाइन के लिए या किसी अन्य कारणों के लिए छोटे बड़े कट्स, ज़्यादा करके कभी 6 इंच के, कभी 1 फुट के, कभी 1.25 फुट के ऐसे कट्स दिए जाते हैं। तो क्या उनको अशुभ माना जाए? तो अगर ऊंचे बिल्डिंग में अगर मकान है, फ्लैट है और उसमें अगर कोई कट है तो छोटे कट तो नैऋत्य दिशा का भी हो तो भी आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे छोटे कटों के लिए बहुत ही सामान्य उपाय से काम चलाया जा सकता है। हाँ, सिर्फ आपको एक ही देखना है कि नैऋत्य दिशा में बहुत बड़ा कट नहीं होना चाहिए या नैऋत्य दिशा कोण जो है वो बहुत बुरी तरह से कट नहीं होना चाहिए, बस यही देखना है आपको। बाकी तो छोटे छोटे उपायों से काम चलेगा। गत एपिसोड में हमने जो बिना तोड़फोड़ के उपायों की चर्चा की थी, तो वो लेकिन शास्त्रीय होने चाहिए। अगर शास्त्रीय बिना तोड़ के उपाय है तो वो सबसे ज़्यादा काम आएंगे इन्हीं फ्लैट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ तो तोड़फोड़ तो हो ही नहीं सकती। कंस्ट्रक्शन लाइन में आजकल कुछ नए नए शब्द आ रहे हैं, उसमें से एक शब्द है ड्राई बालकनी। अब ड्राई बालकनी क्या है? तो आपका जो रसोई घर है यानी अग्नि स्थान है, उसके बाजू में एक छोटा सा बालकनी होता है और उसमें 4-5 बर्तन धोने की सुविधा की हुई थी, एक नल का कनेक्शन दिया जाता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार और पंचमहाभूत तत्वों के अनुसार तो 2 तत्व अगर साथ साथ आए तो वो अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ तो अग्नि है और पानी है। तो मैंने एक बिल्डर को बोला था कि आपको अगर ड्राई बालकनी बनानी है तो ड्राई बालकनी के बजाय किचन के लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा बाथ क्यों नहीं दे देते हो, तो उससे भी काम होगा। तो बोले नहीं, ये तो ड्राई बालकनी है ना, इसका नाम ही ड्राई बालकनी है, इसमें ज़्यादा तो पानी रखने का नहीं है, पर 2-4 बर्तन धो देने के बाद में अपने आप बालकनी ड्राई हो जाती है। इसको बहुत बड़ा दोष माना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उसको ड्राई बालकनी रखा है उसका नाम, तो उसको ड्राई बालकनी जैसा ट्रीट होना चाहिए। वहाँ पे पानी का ज़्यादा बहाव नहीं होना चाहिए। मतलब आप वॉशिंग मशीन भी वहाँ ही लगा दोगे, कुछ पानी का मशीन भी वहाँ लगा दोगे, कुछ पानी वहाँ भर के भी रख दोगे, तो फिर वो जल स्थान हो जाएगा और जल स्थान और अग्नि स्थान पास पास में नहीं होने चाहिए। लेकिन जैसा कि ये बिल्डर लोगों के मन में है खाली ड्राई बालकनी, और वैसे अगर आप ये करते हो तो आपके जीवन में कोई रुकावट आने का कारण नहीं है। फ्लैट खरीदते समय हमें फ्लोरिंग का कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़मीन के सारे नियम वहाँ लागू नहीं होते। फिर भी एक नियम आप बिल्कुल याद कर लेना कि किसी भी फ्लैट के पूर्व और उत्तर दिशा में अगर कोई बालकनी या ओपन टेरेस हो तो वो या तो ज़मीन के लेवल को होनी चाहिए या ज़मीन के लेवल के नीचे होनी चाहिए, लेकिन कदापि फ्लोरिंग लेवल से ऊपर स्टेप अप हुई बालकनी या ओपन टेरेस हो तो ऐसे फ्लैट लेना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि वास्तु का एक सर्वसाधारण नियम है कि पूर्व और उत्तर से जो अच्छी ऊर्जा आती है उसको अवरोध पैदा ना हो। भले आपका फ्लैट ऊंचाई पर है, लेकिन आपके फ्लोरिंग के सामने अगर कोई अड़चन आती है तो वो शुभ ऊर्जाओं को अवरोध पैदा करता है। अब आपके मन में एक शंका भी उठ सकती है कि फ्लैट को वास्तु के पूरे नियम लागू नहीं होते, लेकिन क्या जो कोई बिल्डर पूरी बिल्डिंग बनाता है ज़मीन खरीदने से लेकर, तो क्या उसको वास्तुशास्त्र देखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब तक सोसाइटी के कब्जे में जाएगी तब तक स्वामी वो ही होता है। तो उसके लिए उसने अगर वास्तुशास्त्र के अनुरूप पूरी बिल्डिंग बनाई तो हर फ्लैट बिल्कुल वास्तु ऊर्जात्मक हो सकता है, लेकिन इस विषय में हम आगे कभी बात करेंगे। जब भी आप कोई फ्लैट खरीदने जाते हो तो आपको वास्तुशास्त्र के कौन से नियम ध्यान में रखने चाहिए, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। नमस्ते।